इवन सवाल ऐसे ऐसे लोग पूछते हैं कि क्या मैं आधा घंटा दिन में पढ़ाई करूंगा तो मेरा हो जाएगा कुछ। वो स्वीट स्पॉट होता है जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ अब मेरे को इससे जो चाहिए था वो मिल चुका है, एंड देन मैं गूगल में प्लेस हो चुका हूँ तो मैं इसे छोड़ सकता हूँ, है ना। सीपी जो है वो डीएसयू से डिफरेंट कैसे है? या तो सीपी में क्या नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैटर करते हैं या फिर इट्स ऑल अबाउट क्वालिटी? मैथ्स अच्छी होती है तो ही कोडिंग में आप अच्छे हो सकते हो। इट्स नॉट ट्रू। क्या सीपी ओवररेटेड है? क्या रियलिटी है? तो हमारे साथ है प्रियांश। हाय प्रियांश, कैसे हो? हाय, मैं बढ़िया हूँ यार, तुम बताओ। बढ़िया बढ़िया। आज हम प्रियांश के साथ पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, तो तुम अपना क्विक इंट्रोडक्शन दे दो उनके लिए जो लोग तुम्हें नहीं जानते हैं। ठीक है, सो आई स्टार्ट फ्रॉम वेयर आई डिड माई कॉलेज फ्रॉम। सो आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIIT दिल्ली। मैंने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में बीटेक किया है, एंड थ्रू आउट माई कॉलेज लाइफ आई वॉज जस्ट मोस्टली इन्वॉल्व इन कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग। सो मेरी इंटायर प्रोफाइल जो है वो सीपी के अराउंड घूमती है। एंड इन टर्म्स ऑफ वॉट आई अचीव्ड वाइल डूइंग कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग, सो आई वॉज एन ICPC वर्ल्ड फाइनलिस्ट. ICPC is like the Olympics of competitive programming. So I mean, not just me, my team was one of the teams that represented India. Apart from that, I also got India rank 1 and global rank 6 in Google Kickstart. This was a very prestigious competition back then. Now they've stopped doing the whole contest. Other than that, I'm also a master on Codeforces. So this is mostly about my competitive programming profile. In terms of my work experience, so I started by working at Zomato. This was my very first job right out of college. This was like a 3-month short stint that I had. After that, I resigned from Zomato. Then I was at home for about 6 months, didn't do anything. And then after that, I joined Google, and I've been here for about 1.5 years now, and it's going great so far. So yeah. तो देखो, इन शॉर्ट मैं बता देता हूँ, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग मतलब प्रियांश, ठीक है। अगर कुछ भी तुम्हें प्रॉब्लम है तो प्रियांश के पास जाना। अच्छा, हम लोग एक दूसरे को कैसे जानते हैं मैं वो बता देता हूँ। तो हम लोग सेम टीम में काम करते हैं, बट इससे पहले मैं TLE का पार्ट था। तो 2022 में जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने TLE का कोर्स परचेज किया था जिसमें प्रियांश पढ़ाता है। वहाँ से मैं तो प्रियांश को जानता हूँ, बट प्रियांश मुझे मेरी जॉब से जानता है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, जर्नी पे थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है। हाउ डिड यू गेट इनटू कोड? कब से स्टार्ट हुआ ये सब थोड़ा बताओ। Okay, so मैंने कोडिंग स्टार्ट करी थी क्लास 9th में, एंड दिस वाज प्राइमरीली बिकॉज आई वाज एन ICSE बोर्ड, एंड वहाँ पर क्लास 9th में ही यू गेट एन ऑप्शन कि तुम कंप्यूटर साइंस एज अ सब्जेक्ट ले सकते हो, विच इज व्हाट आई डिड. एंड क्लास 9th में आई स्टार्टेड विद दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉल्ड जावा. मतलब इट वाज नॉट लाइक प्रॉपर प्रोग्रामिंग एज सच, इट वाज मोस्टली लाइक कि थोड़ा सा सिंटैक्स सीख लिया, फॉर लूप्स कैसे लिखते हैं, वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करते हैं, ये सब चीजें बेसिक इनपुट आउटपुट कैसे देते हैं, ये सब चीजें सीखी थी. सो क्लास 9th में स्टार्ट किया, 9th एंड 10th में जावा करी, एंड तभी से मेरा काफी इंटरेस्ट भी डेवलप हो गया था कोडिंग में. इट फेल्ट रियली लॉजिकल, इट डिडंट सीम लाइक कि कुछ रट्टा मारना है. सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. देन 11th एंड 12th में अगेन आई स्विच्ड फ्रॉम ICSE टू CBSE, and then you of course get an option to like take computer science as an optional subject, which is what I did again. So 11th and 12th में I did C++, and after that I joined IIIT Delhi, and वहाँ पर तो like entire like curriculum is built on top of computer science programming in general. So हाँ, मतलब 4 साल कोडिंग करी, primarily competitive programming, ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं करी. And now after that, once I came into this software development field, that is how I started doing development. तो पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तुम्हारी जावा थी? Yes. अच्छा, और अब C++? नहीं, अभी मैं पाइथन में कोड कर रहा हूँ. तो तुम्हारी कॉलेज से गूगल तक की जर्नी के बारे में कुछ बताओ थोड़ा, कैसे गूगल तक पहुंचे? ओके, सो यार मेरी गूगल की जो पूरी हायरिंग स्टोरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है. मतलब I was in 3rd year, and that is the time when Google came to our college for on-campus internship drive. तो तब मेरा गोल्डमैन सैक्स से ऑलरेडी ऑफर आ गया था. सो आई साइड फॉर गोल्डमैन सैक्स, पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, एंड उनका ऑफर गूगल से पहले आ गया था. So what happened is that we had this policy of 1 person 1 internship in our college, which is why I had to stop the process of Google, even though I had qualified for the interviews, but I had to say कि मैं नहीं आ पाऊंगा. So internship नहीं लगी, Goldman Sachs में internship करी. उसके बाद then I kept applying off campus. Another thing that happened with me is I got a PPO from Goldman Sachs, which again restricts me from sitting for placements. I kept applying off campus, मुझे कोई revert नहीं आया. I applied through referrals, I applied like without referral, सब चीज़ें करी. Even though I got India rank 1 in Google Kickstart, मुझे फिर भी they didn't reach out to me. And they didn't give me any भाव while I was applying. हाँ, मतलब फिर मैं थक हार के I was like चलो ठीक है, कहीं तो जाना है. So I started applying to other companies. That's when I got the offer from Zomato. फिर 3-4 महीने बाद आफ्टर वर्किंग एट जोमेटो आई रियलाइज कि मेरे लिए शायद ये वर्कआउट नहीं करेगा, प्राइमरली बिकॉज इट वॉज रियली फास्ट पेस्ड, एंड आई वॉन्टेड टू फोकस ऑन माई वर्क लाइफ बैलेंस एज वेल, विच इज़ वाई आई क्विट जोमेटो, एंड आई डेंट हैव एनी ऑफर बैक देन. आई वॉज लाइक बस मैं कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लूँगा, बट आई नीड टू लीव फ्रॉम हियर. सो
that's what I did, and then I started applying off campus again. And at this time, एक चीज़ ये हुई थी, by the way, I missed out on this part. So जब मैं last year of college में apply कर रहा था off campus, तब एक बार they reverted and they conducted all of my interviews. But then after conducting all of the interviews, even though I knew all of my interviews went really well, feedback भी बहुत अच्छा था, they ghosted me because उस time कुछ hiring freeze हो गया था. So अब एक साल बाद, once I had quit Zomato and then I was applying again. So now I was always reaching out with this thing that, you know, I already got a really good feedback 1 year ago. You should consider me this time as well. So that's when I got the referral from this really famous person called Raj Striver, if you guys know. What he did is he went to the recruiter and he said that this guy is really good. He's also had a very good feedback in the past. He's had so many amazing achievements. You should definitely consider him. So even though hiring was not going on at that time, they still conducted the interviews, and again. Then they conducted all the interviews again. They were like, "नहीं, हम एक साल हो गया, so we still need to conduct all the interviews." So that happened. Then again, it went really well, and that's how I eventually landed at Google. Nice. Welcome to Google. तो प्रियांश, क्योंकि तुम्हारी पूरी प्रोफाइल कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के ऊपर बेस्ड है, तो उसी पे आते हैं, और सब लोग आई थिंक वही जानना चाहते हैं कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पहले तो होता क्या है. Okay, मतलब as the name suggests, it is just programming, but at the same time you are competing. That's what competitive programming is. So basically होता यह है कि in competitive programming you have contests, right? And in contests there are many people who are participating. So there are a bunch of problems that are given in each contest. Everyone has to solve all of these same problems, and then whoever does the most number of problems in a given amount of time is ranked higher than people who solve lesser number of problems. And among those people जिन्होंने same number of problem solve करी है, जिसने कम time में वो same problem solve करी है, वो उसकी ज़्यादा better rank आती है. So again, मतलब there are many people who are competing in these contests. About like 20-25,000 people are competing in every single contest. So उसके basis पे you get a rank on how fast you are, how quickly can you solve problems, how deep can you go within problems. So this is what competitive programming is. It's like तुम जब प्रोग्रामिंग करते हो खुद से, तो यू आर जस्ट इंडिविजुअली सॉल्विंग सम प्रॉब्लम्स, इंडिविजुअली मेकिंग सम ऐप और सॉफ्टवेयर. बट व्हेन यू टॉक अबाउट कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग, इट्स लाइक you have to do everything that you're doing really fast, and you have to compete with other people. Makes sense, like a game or a sport, right? Yes, it's a sport. Yes. तो जिन लोगों को इंटरेस्ट है कोडिंग में, प्रोग्रामिंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, और उनको ये सब गेमिफिकेशन की तरह करना है ना, आगे बढ़ना है, compete करना है, तो आई थिंक उनके लिए बेस्ट रहता है. बट एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि CP जो है वो DSA से डिफरेंट कैसे है? So होता क्या है कि when you do CP, it's like you're solving algorithmic problems. ठीक है. So these coding problems that you're getting, it's not like कि कोई एक ऐप बनानी है या कोई एक वेबसाइट बनानी है. It's like you get an abstract problem statement. तुम्हें कोई एक स्टोरी दी जाएगी, and on the basis of that you need to write an algorithmic code. What is an algorithm? It's like a step-by-step procedure to solve any problem. Right. So now what is data structures and algorithms? It's like a bunch of concepts. Data structures are a bunch of containers that you can store data in, that you can query the data from very efficiently, and you can modify those containers efficiently. Algorithms again are like step-by-step procedure to solve anything, right? So data structures and algorithms are concepts, whereas competitive programming is like solving problems using these concepts, but at the same time competing with other people. So when somebody says I'm really good at DSA, it means that they know these concepts really well. उनको अगर तुम कोई कॉन्सेप्ट के बारे में पूछोगे तो वो तुम्हें अच्छे से बता पाएंगे. कोई एक स्टैंडर्ड लेट सपोज कॉन्सेप्ट है, कोई एल्गोरिथम है, लेट सपोज डाइक्स्ट्रा विच इज द शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम. अगर तुम उनसे डाइक्स्ट्रा के बारे में पूछोगे तो उनको अच्छे से पता होगा. बट व्हेन इट कम्स टू कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग, इट्स लाइक ओके, अब ये 5 लोग हैं, इन 5 के 5 को डाइक्स्ट्रा आता है. Let's see who can solve a problem on Dijkstra faster in all of these 5 people. Right. तो इसको थोड़ा सा और डिफरेंटली भी पूछ लेता हूँ. तो CP जो लीड कोड स्टाइल क्वेश्चंस होते हैं, उनसे कितनी डिफरेंट है? आई अंडरस्टैंड कि कॉम्पिटिटिवनेस आ जाती है, जल्दी करना होता है, बट देन क्वेश्चन वाइज हाउ आर दीज क्वेश्चंस डिफरेंट? Of course, when you have to compete, right, or when you have to judge people, you can't just give them the same standard concept or same standard problem, because वो सबको आती है. Exactly. Now you have to make the problem harder. You have to like combine multiple concepts together, right? So competitive programming जब generally लोग बोलते हैं तो वो यही बोल रहे होते हैं कि बस same set of concepts को साथ में mix up कर दो, problems को hard कर दो, right? And when somebody is saying DSA, they're mainly saying कि चलो ठीक है, वही same standard problem मुझे करनी आती है. That's the main difference. And when you come to platforms like LeetCode and Codeforces, so LeetCode is that
प्लेटफॉर्म जहाँ पर प्रॉब्लम्स ईजियर होती हैं, जहाँ पर प्रॉब्लम्स स्टैंडर्ड होती हैं, राइट? ज़्यादा घुमाते नहीं हो प्रॉब्लम्स को। Whereas when you come to code forces, what happens is that तुम्हें एक स्टोरी दी जाएगी, प्रॉब्लम नहीं दी जाएगी, तुम्हें एक स्टोरी दी जाएगी, and eventually you know make observations in the story, you catch certain key terms, and based on that you construct a problem, construct a well-defined problem that now needs to be solved. ये डिफरेंस है थोड़ा सा। ग्रेट आंसर, क्योंकि आई थिंक लीड कोड पे जो है परोस दिया जाता है, बिल्कुल बता दिया जाता है कि तुम्हें ये करना है एंड तुम्हें आता है तो तुम वो सॉल्व कर लोगे, अदरवाइज तुम नहीं कर पाओगे। बट आई थिंक स्टोरी बेस्ड प्रॉब्लम्स कोड फोर्सेस पे बहुत ज़्यादा कॉमन है। राइट। अच्छा ठीक है, सीपी के बारे में हमें पता लग गया है, बट किसको सीपी करनी चाहिए और किसको सीपी नहीं करनी चाहिए? ओके, ये एक्चुअली काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब मेरी माने तो सबको करना चाहिए। वाई? बिकॉज इट हैज़ some indirect benefits. So it's like, you know, playing any sports. If you're, let's suppose, playing football, your legs are going to get stronger. If you're, you know, like playing basketball, your overall body is like going to get stronger. It's there for all the sports. But when you talk about, you know, mental sports like chess, like competitive programming, right? Like solving Sudoku, for example. These are things that train your mind to solve problems. So if somebody is saying I'm playing sports and I'm physically strong, it means they can do anything that requires physical strength, right? Same is the case for you know, mental strength. Once you build that, once you build really good problem solving skills, they're transferable in other aspects of your life. Like तुम of course अगर software engineer हो तो directly applicable है वो problem solving skills, but other than that as well तुम्हारा mind sharp होता है। Now coming to the part about, you know, who should do CP and who should not do CP, it's like based on the return that you can get from it, ठीक है? सो इफ यू आर, लेट्स सपोज, इन द फर्स्ट ईयर ऑफ योर कॉलेज, तुम्हारे पास 4 साल है, यू डोंट हैव लाइक सेट गोल्स कि मुझे अभी इंटर्नशिप चाहिए, मुझे अभी प्लेसमेंट चाहिए। वो जो टाइम है इंटर्नशिप प्लेसमेंट लेने का, वो मे बी 2 या 3 साल बाद आएगा। करेक्ट। सो यू हैव इनफ टाइम टू बिल्ड दोज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, राइट? दिस इज द टाइम वेर यू कैन लाइक फोकस ऑन कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, इवन इफ यू आर डूइंग इट फ्रॉम अ प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव कि मुझे प्लेसमेंट बढ़िया निकालनी है। इवन उसके लिए अगर तुम एक लॉन्ग मैराथन की तरह से इसको देखोगे तो तुम कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर सकते हो। बट नाउ व्हेन यू कम टू पीपल हु आर इन 3rd और 4th ईयर, राइट, उनके लिए शायद कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग करना उतना वर्थ इट नहीं होगा, बिकॉज वो इतने कम शॉर्ट टाइम स्पैन में ना तो बहुत बढ़िया प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकते हैं और ना ही वो उतनी स्किल्स डेवलप कर सकते हैं कि उनके लिए इंटरव्यूज ईजी हो जाए, राइट? सो ये डिस्टिंक्शन है, बट अगेन इवन इफ समबडी इज विलिंग टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, दे कैन स्टार्ट एट एनी टाइम। राइट। तो उनको जो 3rd 4th ईयर में उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में अच्छा होने के लिए, और क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं है, उनको बहुत सारी चीज़ें करने, प्लेसमेंट में बैठना है तो प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, राइट? डीएसए के जो स्टैंडर्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, लीड कोड पे जाके ग्राइंड करना पड़ेगा, कोर सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, एंड देन इन सब में टाइम इतना डिवाइड हो जाएगा कि अगर आप सीपी करोगे तो मे बी आप थोड़ा बहुत इंटरव्यू से डिस्ट्रैक्टेड हो जाओगे। करेक्ट। प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी आप सीख जाओ उतने टाइम में, लेकिन आप कुछ ना कुछ इधर मिस कर दोगे जो आई थिंक इंपॉर्टेंट है। बट फर्स्ट ईयर में हो तो आप या तो बहुत अच्छी सीपी करके बहुत अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हो, देन आपको फिर लीड कोड पे इतना टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। एंड देन क्योंकि आपके पास इनफ टाइम है, आई थिंक और जो चीज़ें नेसेसरी होती हैं प्लेसमेंट के लिए वो भी आप कर लोगे। एक और एस्पेक्ट इसमें यह है कि लाइक if you're doing it as a sport, right? If there's a sport that you really love, then there's no time like कि तुम उसको कभी भी start कर सकते हो, कितना भी कर सकते हो, right? But here in our context, we are not talking about that category of people because उनके लिए ये already understood है. If somebody likes something, they will obviously do it, right? हम यहाँ पर उस context की बात कर रहे हैं जहाँ somebody is maybe preparing for placements. Mostly, those are the kind of people that we're addressing, I think. Right. अगर पसंद है तो पता नहीं पड़ता, टाइम कब खत्म हो जाता है। ठीक है। क्या सीपी ओवररेटेड है? क्या रियलिटी है? अंडररेटेड है, ओवररेटेड है? ओके, सो यार मतलब वन ऑफ द थिंग्स इज दैट इट्स बोथ ओवररेटेड एंड अंडररेटेड। आई विल एक्सप्लेन बोथ द साइड्स। इट इज़ अंडररेटेड बिकॉज जिन लोगों ने सीपी अभी तक करी नहीं है उनको उसका बेनिफिट पता ही नहीं है, एंड दे विल नॉट बी एबल टू इवन रियलाइज दैट बेनिफिट इफ दे डू इट फॉर सम टाइम, बिकॉज it takes a very long time to get the benefit of it, ठीक है? So if you are doing competitive programming for 6-7 months, तुम्हें उसका कोई output नहीं मिलेगा. It will be like wasting those 6-7 months because in that time you would have just learned how to, you know, like understand stories on Codeforces, for example. तुम्हें problem solving आएगी नहीं उतने time. You will just be trying to decode stories. अब उन set of, you know, people के लिए बहुत ही underrated है because they just feel like कि अब मैं इसमें बहुत टाइम लग जाएगा तो मैं स्टार्ट ही नहीं करता हूँ, सो दे नेवर स्टार्ट एट ऑल, एंड इफ दे स्टार्ट वो थोड़ा सा टाइम देके दे लीव इट, राइट? सो दे नेवर रियली realize the full potential of it. So that way it is underrated. And another thing is that
the number of people who do CP is very less. Like when I'm saying 20-25,000 people are competing every day, that's a very small percentage of people who are in like tech colleges, right? People who are preparing for placements. And if you compare this 20-25,000 number with people who are doing web development, for example, right? That's a huge difference. Again, I don't know the number of people who are doing web development, but I am pretty sure that this number is going to be hugely different. Yeah, a lot. That way it is underrated, but it's also overrated in a way because see, if you continue doing CP for a very long time, the amount of return that you can get from it is limited. Okay? Like again, it depends on how do you know look at returns. For me, for example, I look at returns as how much money can I make, for example, right, in a month. So if I'm spending too much time on competitive programming, the things that I can get paid for will reduce. Like I will be able to spend lesser time on them, right? So again, up to a certain point, like again ये हर किसी के लिए डिपेंड करता है. How I look at it is कि तुम्हारा अगर इनिशियल लेवल है X, राइट, जब तुमने कंपिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट करी है तो तुम्हें अपना एक इनिशियल लेवल पता चल जाएगा कि मेरा एक लेवल है X. If I go beyond X, then that's great, right? So what you should aim for when starting competitive programming is to beat yourself at it and to beat that level X. If you're able to do that, well and good. It's fine if you know quit competitive programming after some point after that. But if you quit competitive programming even before you reach X, then that's just wasted time, wasted potential, right? And after X as well, there's like limited return that you can get. अब मतलब real world में you are not going to be solving Codeforces problems, right? You have to build real systems, you have to build real apps or softwares if you're a software developer, and basically you have to solve for the business. If there is you know business being generated by you doing something, then yes, it's useful. But otherwise if you're saying मैं Codeforces पे जाके बस problem solve कर रहा हूँ, I don't think उसका उतना use है. राइट, खुद के लिए सही है वो, है ना? हाँ. और जो रिटर्न्स वाली बात है, आई थिंक ये ग्राफ जाता है ऐसा धीरे ऊपर जाता है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है और जो रिवॉर्ड है वो कम है. फिर यहाँ पे आके रिवॉर्ड मिलना स्टार्ट होता है. हाँ. एंड देन कुछ टाइम तक रिवॉर्ड मिलता है कांस्टेंट, जितनी मेहनत करते रिवॉर्ड मिलता है. देन उसके बाद फिर से ये ऐसा चला जाता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत पे बहुत कम रिवॉर्ड. तो आई थिंक वो स्वीट स्पॉट होता है जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ, अब मेरे को इससे जो चाहिए था वो मिल चुका है, एंड देन अब मैं गूगल में प्लेस हो चुका हूँ तो मैं इसे छोड़ सकता हूँ, है ना? ठीक है. अच्छा, प्रिपरेशन टाइम की तुम्हारे बात करें तो डेली रूटीन क्या था जब तुम सीपी कर रहे थे? क्योंकि बहुत सारे मतलब स्टूडेंट्स हैं, उनको जानना है. इवन सवाल ऐसे लोग पूछते हैं कि क्या मैं आधा घंटा दिन में पढ़ाई करूँगा तो मेरा हो जाएगा, कुछ 1 घंटा करूँगा तो हो जाएगा. तो मैं एक रियलिटी चेक उनको भी देना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ. क्या तुम्हारा रूटीन था? यार सो मैंने कंपिटिटिव प्रोग्रामिंग पे बहुत ज़्यादा टाइम लगाया था. मतलब जब कोविड आया था, सो मेरे लिए ये अगेन फॉर्चुनेट चीज़ थी. व्हेन कोविड केम देन एवरीथिंग वेंट ऑनलाइन, सो यू डिडंट हैव टू waste your time traveling, you didn't have to waste your time attending you know lectures in college that you didn't want to. So मैंने उस टाइम को बहुत अच्छे से यूज़ किया था. That entire COVID period I used to like solve a lot of problems every single day. So अगर तुम मेरा Codeforces you know प्रोफाइल जाके देखोगे from maybe 2020 and 2021, तब तुम्हें रियलाइज होगा कि मैं हर दिन बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, एंड एट द सेम टाइम आई एम सॉल्विंग रियली वेरी हार्ड प्रॉब्लम्स, राइट? सो मतलब मुझे एक प्रॉब्लम में बहुत टाइम लगता था. 1 hour वॉज लाइक ऑन एवरेज मुझे एक प्रॉब्लम में लग ही जा रहा है, एंड मैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स खुद से कर भी नहीं पाता था. सो आई वॉज इन दैट फेज जहाँ मैं आई न्यू कि मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है, मुझे बहुत ही टफ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तभी मैं इंप्रूव करूँगा, राइट? अदरवाइज मैं नहीं करूँगा. सो मतलब अगेन मैं उस टाइम पर तो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता था. आई थिंक अबाउट 6-7 hours ऑन अ डेली बेसिस बहुत ही कॉमन था. 6-7 hours आउटसाइड अ कॉन्टेस्ट. जिस दिन कॉन्टेस्ट हो गया उस दिन तो लाइक इट्स गोइंग अप टिल 7-8 hours इन अ डे. बट अगेन ये वो टाइम है जहाँ मुझे कॉलेज अटेंड ही नहीं करना था, जहाँ मैं बस सिर्फ सीपी कर सकता था, राइट? बट टॉकिंग अबाउट यू नो टाइम्स व्हेन यू हैव टू अटेंड कॉलेज, आई थिंक 2 to 3 hours इज बेयर मिनिमम. ऑन द डेज जहाँ पर कॉन्टेस्ट है, चलो ठीक है, तुम उस दिन 1 घंटा दो या फिर आधा घंटा दो या फिर टाइम बिल्कुल मत दो, लेट्स सपोज. बट ऑन द डेज व्हेन यू डोंट हैव अ कॉन्टेस्ट, you have to sit down and spend 2 to 3 hours. And another thing that I'm seeing nowadays is that, again, with this whole advent of short form of content, everything, the attention span, the time that people can focus has reduced drastically. ये मेरे साथ भी है. ऐसा नहीं है कि मतलब मैं बस बोलने के लिए बोल रहा हूँ कि लोग अच्छे से नहीं पढ़ रहे.
बट ये मेरे साथ भी, आज भी मैं अगर बैठता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम इंस्टाग्राम रील्स पे वेस्ट कर देता हूँ. बट CP जब आप कर रहे हो, जब आपको इंप्रूव करना है, तो आप ये सब नहीं कर सकते, राइट. यू हैव टू लाइक स्पेंड दैट 2 to 3 hours diligently, honestly, एंड यू हैव टू सिट देयर. अगर तुम ये बोल रहे हो कि मैं रोज बस एक प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, 1 घंटा करूंगा, you can cover those standard set of concepts जो हैं DSA में, but you can't expect yourself to be like competing with really high rated competitive programmers in the world. Exactly. और इवन लीड कोड भी अगर तुम करोगे तो तुम उसमें अच्छे नहीं बन पाओगे. कर लोगे किसी तरीके से. अगर आप टाइम नहीं डिसाइड कर सकते कि यार सिर्फ मुझे 1-2 घंटे ही पढ़ना है या फिर मैं आधा घंटा ही पढ़ूंगा, क्योंकि इसमें क्या है, फिर आप लर्निंग बहुत ज़्यादा हैम्पर कर रहे हो. किसी दिन अगर आपको लग रहा है कि आज एक कंसेप्ट पढ़ना है तो वो कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ो, ख़त्म करो. और जितना टाइम तुम सोशल मीडिया पे दे रहे हो या कहीं और दे रहे हो, वो टाइम एक बार देखो. उधर हम लिमिट नहीं करते, मोस्ट ऑफ द पीपल लिमिट नहीं करते. और जो तुम कह रहे हो ना कि यार ये प्रॉब्लम्स हो गई हैं, तुम भी फेस करते हो, आई थिंक ये सभी फेस कर रहे हैं. और इसलिए हम इससे ज़्यादा रिलेट भी कर पा रहे हैं और गाइड भी कर पा रहे हैं कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए. डेली कोशिश करता हूँ कि थोड़ा भी टाइम कम हो जाए ना, लिमिट कर देता हूँ कि 30 मिनट्स अ डे इंस्टाग्राम चलाऊँ. और जो वहाँ पे कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ तो नहीं हो पा रहा है, पर करना है, क्योंकि फिर उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं. करेक्ट. तो देखो, रियलिटी यही है कि जो रूटीन है तुम्हारा वो अच्छा हो जाएगा, बल्कि तुम जिस चीज़ पे अच्छे से फोकस करोगे वो तो तुम्हारी बेस्ट हो ही जाएगी. अब तुम 10 चीज़ें लाओगे तो किसी में भी अच्छे नहीं हो पाओगे, बट अगर तुम 1-2 चीज़ें बहुत रिलीजियसली करोगे तो पक्का तुम उसमें अच्छे हो जाओगे. और वहीं से तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा, है ना. क्योंकि कोई ना कोई तो होगा जो उस एक चीज़ को बहुत अच्छे से कर रहा होगा, तुम्हें उसके जितना परफॉर्म करना पड़ेगा कुछ चाहिए. तो CP में क्या नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैटर करते हैं या फिर इट्स ऑल अबाउट क्वालिटी? इट मैटर्स, आई थिंक. सो मतलब इसमें अगेन 2 चीज़ें हैं. एक है कि आप बस प्रॉब्लम सॉल्व करे जा रहे हो और आप सेम कॉन्सेप्ट्स की प्रॉब्लम्स बार बार सॉल्व करे जा रहे हो, उसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है. दैट्स लाइक जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम. बट अगर इफ़ यू आर सेइंग दैट यू आर सॉल्विंग रैंडम प्रॉब्लम्स विदाउट पिकिंग अप प्रॉब्लम्स ऑफ अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, दैट इज स्टिल यूजफुल. कि लेट सपोज तुमने 100 रैंडम प्रॉब्लम सॉल्व करी, तो उसमें से तुम कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली सीखोगे, राइट. एंड द प्रोबेबिलिटी कि सेम कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होगा वो बहुत कम होगी. सो CP में the thing is that it's not like you just learn some set of ideas, learn some set of concepts and then you're good to go. The same concept जो तुमने एक सीखा है, ऐसा नहीं है कि तुमने अभी सीख लिया तो तुम जब कॉन्टेस्ट में प्रॉब्लम आएगी तो तुम उसको डायरेक्टली लगा पाओगे. It will require a lot of practice for you to start identifying certain patterns. Let's put it that way. That when you sit in a contest, then when you look at a problem, you are somehow able to relate it to problems that you've already solved. ठीक है. नाउ अगेन इट्स नॉट लाइक आई एम सेइंग कि तुम कॉन्सेप्ट्स रट लो एंड देन यू सिट इन अ कॉन्टेस्ट, बिकॉज उससे कोई फायदा नहीं होगा. इफ यू जस्ट मेमोराइज कॉन्सेप्ट्स, यू आर नेवर गोइंग टू बी एबल टू सॉल्व न्यू प्रॉब्लम्स, राइट. यू विल बी एबल टू सॉल्व न्यू प्रॉब्लम्स व्हेन यू स्टार्ट अप्रोचिंग एवरीथिंग फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स. कि चलो ठीक है, अगर बहुत बेसिक प्रॉब्लम भी है तो ये नहीं कि बस मुझे याद है इसका आइडिया ऐसे होता है तो बस मैंने लगा दिया. यू ब्रेक दैट प्रॉब्लम डाउन इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर चंक्स एंड देन यू रिलाई ऑन फंडामेंटल ट्रूथ्स. कि लेट सपोज अगर तुम 2 नंबर्स का GCD लोगे तो वो GCD वैल्यू उन 2 नंबर से छोटी ही होगी, उन 2 नंबर से बड़ी नहीं हो सकती. ये एक फंडामेंटल ट्रूथ है. तो अगर तुम ये कॉन्सेप्ट लगाओगे कहीं पर, सो इट्स नॉट लाइक यू हैव मेमोराइज्ड इट, इट्स अ फंडामेंटल थिंग. मतलब ये बहुत ऑब्वियस है, अगर तुम मैथ्स भी करोगे तो बहुत ऑब्वियसली समझ में आएगा ये. सो what you have to do is you have to solve a lot of problems but solve each one of them from first principles. So इससे होगा ये कि the practice that you will have of applying first principles on new problems, that will improve. That is what is required in a contest, right? So अब again इसमें 2 चीज़ें हैं. If you are just solving problems, you are not learning anything, तब तो एकदम वेस्ट है. मतलब ऐसा होना चाहिए ना कि लेट सपोज तुमने 10 प्रॉब्लम सॉल्व करी, उसमें से 2 तुम नहीं कर पाए, तो उन 2 के जाके तुमने कॉन्सेप्ट सीखे, राइट. सो whenever you are doing competitive programming, you're always in 2 phases. One is where you are trying to just expand your like number of problems, let's put it that way, where you're just solving random problems, right. The other phase is where you know what are your weak spots and you need to improve on those, right. So when you know that there are certain weak spots, let's suppose तुम्हें पता है डायनामिक प्रोग्रामिंग नहीं आती अच्छे से, right. So you solve a lot of problems on dynamic programming, right. There the number of questions does not really matter. What matters is कि तुम्हारे सारे concepts cover हो जाएं, जो basic fundamental concepts हैं वो तुम्हारे cover हो जाएं. But when you're in the other phase where you're just randomly solving problems to discover new ideas, वहाँ पर it's like you have to solve as many as possible. मेक सेंस. बहुत सारी प्रॉब्लम करोगे तो हो सकता है कि बहुत सारे कंसेप्ट उसमें कवर हो जाएं, हो सकता है, राइट, हो सकता है. ठीक है. अगेन एक कॉमन क्वेश्चन, जब लोग कोडिंग में घुसते हैं, स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो ऑफकोर्स उनको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही होती है ना.
तो तुम्हें क्या स्टार्टिंग से पता था कि तुम कोडिंग में अच्छे हो, या फिर कुछ टाइम आया, कुछ तुमने फेस किया और उसके बाद से हुआ? सो ठीक है, सो आई स्टार्ट बाय टॉकिंग अबाउट व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग कोडिंग. सो मैंने क्लास 9th में स्टार्ट किया था. उस टाइम पर आई डिड नॉट स्टार्ट और आई डिड नॉट पिक अप दिस सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस बिकॉज मुझे लाइक कोडिंग पसंद थी. मुझे पता भी नहीं था कोडिंग क्या होती है. आई वॉज जस्ट फैसिनेटेड बाय कंप्यूटर्स, राइट. सो व्हेन आई स्टार्टेड, उस टाइम पर मुझे मतलब सिंटैक्स बताया गया कि इट्स सपोज जावा में इनपुट आउटपुट ऐसे लेते हैं, एंड देन दिस इज हाउ यू राइट अ फॉर लूप, दिस इज हाउ यू स्टोर इंफॉर्मेशन इन अ वेरिएबल, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. तो स्टार्टिंग में इट वॉज वेरी ओवरवेलमिंग कि इट्स लाइक यू आर कॉलिंग इट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बट इट डज नॉट सीम लाइक नॉर्मली जैसे हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं, फिर जब हम हिंदी में बात कर रहे हैं, इट डिड नॉट सीम लाइक दैट. सो इट वॉज कॉम्प्लिकेटेड इन द बिगिनिंग, राइट. बट ये जो सिंटैक्स वाली प्रॉब्लम है ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है. वंस यू write some code, then this whole syntax problem goes away. Then what you face a problem with is building logic. कि अब चलो ठीक है, अब एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो मैं लिखना तो आता है बट अब क्या लिखें एग्जैक्टली, और उसको अगर लिखना भी है तो एफिशिएंटली कैसे लिखें, राइट. सो स्टार्टिंग में अगर 9th 10th में ये प्रॉब्लम नहीं थी एज सच. वी वर नेवर टोल्ड कि तुम्हें एक एफिशिएंट प्रोग्राम लिखना है, राइट. वी वर जस्ट टोल्ड कि तुम्हें एक वर्किंग प्रोग्राम लिखना है. सो मेरा जो इंटरेस्ट एक्चुअल डेवलप हुआ था कोडिंग में, वो हुआ था व्हेन वी वर गिवन दीज प्रॉब्लम्स वेर वी हैड टू प्रिंट पैटर्न्स. जैसे वी हैड टू प्रिंट सम स्टार पैटर्न्स कि पहली रो में 1 स्टार, सेकंड रो में 2 स्टार, सो ऑन. सो ऐसे बहुत सारे पैटर्न प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व करी, एंड दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड लाइक रियली लाइकिंग इट कि आई हैव टू राइट अ लॉजिकल कोड विच डज दिस. नाउ टॉकिंग अबाउट व्हेन आई केम इनटू कॉलेज, व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, राइट, उस टाइम पर ऐसा था कि अब बेयर मिनिमम लॉजिक से चीज़ें नहीं चलेंगी. यू हैव टू लाइक गो रियली डीप, राइट. यू हैव टू हैव अ वेरी सॉलिड लॉजिक. सो वहाँ पर मैंने बहुत स्ट्रगल किया. मतलब इफ़ यू गो एंड लुक एट माई इनिशियल कॉन्टेस्ट्स ऑन कोड फोर्सेस, आई वॉज नॉट एबल टू सॉल्व इवन वन प्रॉब्लम इन अ लॉट ऑफ कॉन्टेस्ट्स, राइट. सो अगेन आई थिंक ये होता है सबके साथ. वॉट यू हैव टू इवेंचुअली रियलाइज इज कि दिस इज हैपनिंग विद एवरी वन, नॉट जस्ट यू. सो द ओनली वे टू कम आउट ऑफ इट इज टू जस्ट ग्राइंड, right. One of the things that helped me, and I stick by it, is to just find somebody who can guide you on what to do. That is one thing. Or if you are not able to find somebody who can guide you, you just take some course on the internet, right. मतलब मैंने भी अपने टाइम पे competitive programming का एक कोर्स किया था, and that's how I started learning concepts and building logic. So don't feel helpless that way. Like if you can afford a course, I would say go and buy a course. मतलब मुझे बहुत सारे लोग दिखते हैं जो they feel like यार नहीं, मैं कोर्स क्यों ही लूँ, मैं फ्री में सीख सकता हूँ, लेट मी जस्ट ट्राई एंड एक्सप्लोर. दैट्स ऑल फाइन. इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, डू दैट. बट इफ़ यू फील लाइक यार मुझे कन्वीनियंटली चीज़ें करनी है, मुझे टाइम बचाना है, गो फॉर अ कोर्स. इवन इफ इट रिक्वायर्स यू टू गेट अ पेड मेंटोर फॉर एग्जाम्पल, कि ठीक है, यू कैन पे समबडी एंड दे कैन बिकम योर मेंटोर, दैट्स ऑल्सो गुड इनफ, राइट. मतलब मेरा ये मानना है कि यू कैन इनिशियली स्पेंड मनी एंड मेक इट ईजियर फॉर योर सेल्फ, एंड देन इवेंचुअली यू विल गेट द रिटर्न ऑन इट. So don't feel helpless is what I would say. Right. इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा. तो जैसे तुमने बोला कि स्टार्टिंग में तुम्हें इंटरेस्ट आया था क्योंकि तुम जैसे स्मॉल चीज़ें कर रहे थे, कोर लैंग्वेज सीख रहे थे, पैटर्न प्रिंटिंग कर रहे थे, तो तुम्हें लगा कि हाँ यार ये चीज़ मुझसे हो सकती है. तुम्हारा कॉन्फिडेंस पहले बिल्ड हुआ, उसके बाद तुमने थोड़ी प्रॉब्लम्स ऐसी चूज़ की जिसमें तुम अटक गए, है ना. अब अगर तुम जो लोग बोल रहे हैं कि नहीं मेंटरशिप नहीं चाहिए, कोर्स नहीं लेना है, खुद से फिगर आउट करेंगे, पॉसिबिलिटी है कि तुम खुद से सही चीज़ें फिगर आउट कर लो. लेकिन अगर तुम गलत प्रॉब्लम पे पहले दिन पहुंच गए और तुम्हें नहीं समझ आया, तो तुम कितना डीमोटिवेट हो जाओगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, और फिर तुम्हें कोई पुश करने वाला चाहिए ना कि अरे नहीं ये तुम्हें नहीं करना है, ये करो, धीरे धीरे करो, एक दिन आएगा, लेट्स से 2 वीक बाद तुम इसको कर पाओगे, ये 3 चीज़ें तुम्हें पहले पता होनी चाहिए, उन पे करो. तो वो अगर नहीं होगा तो फिर लोग हार मान जाते हैं. आई थिंक बहुत सारे लोग हार मान के ही DSA छोड़ देते हैं, हार मान के CP छोड़ देते हैं कि मुझसे नहीं हो रहा है. बट ऑल दे नीड इज़ राइट रिसोर्सेज, राइट गाइडेंस, या फिर स्ट्रक्चर, है ना. करेक्ट. तो बिल्कुल सही बोला तुमने, है ना. इसी पे एक और चीज़, क्योंकि तुमने बोला कि तुमने स्ट्रगल किया था क्वेश्चंस के साथ कुछ, तो कभी ऐसा टाइम आया जहाँ पे तुम्हें बहुत लॉस्ट फील हुआ हो, कन्फ्यूज्ड फील हुआ हो, और अगर हाँ तो कैसे उससे तुम बाहर निकले? ओके. सो ऐसा एक्चुअली मेरे साथ 2-3 बार हो रखा है, वेर आई फेल्ट रियली लॉस्ट एंड आई फेल्ट लाइक आई फेल्ट रियली इनकॉम्पिटेंट, लेट्स पुट इट दैट वे, that whatever I'm getting, I'm not able to somehow do it properly, right. So first time, of course, when I started doing code forces, that was the very first time I felt really lost. I felt really horrible about myself कि
यार I was that person who used to like maths, I was that person who used to like logic, but somehow I'm not able to figure out things here, right? So उसका solution ये था कि I did not have enough knowledge of concepts. That was the biggest bottleneck that time. मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हें बस सिर्फ बेसिक मैथ्स आती है, फिर बेसिक लॉजिक आता है थोड़ा बहुत, तो तुम एल्गोरिथमिक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. दो स्पेसिफिक एल्गोरिथम्स दैट एग्जिस्ट, मतलब उनको बनाने में बहुत टाइम लगा एंड यू कैन जस्ट कम अप विद देम ऑन स्पॉट, राइट? सो वन ऑफ द थिंग्स दैट यू शुड डू ऑलवेज इज टू ट्राई एंड क्वेश्चन योरसेल्फ एंड आस्क, is it because I just don't know enough, that is why I'm struggling? If that is the case, then you basically increase your knowledge base, right? This was the first time. The second time was when I was about 1600 on Codeforces. So मैंने वैसे competitive programming start primarily इसलिए करी थी because I wanted to get into a college club. So मेरे college में IIIT दिल्ली में there is this competitive programming club called FUBAR. It's a really well known club and they take in people who are really good at competitive programming. So when I was at 1600, that is the time when I was struggling quite a lot because I was just obsessed with getting to 1700 rating. The reason being because if you get to 1700, you get recruited into FUBAR. Okay. Right. So that is the time when I was just working towards a goal, but I was obsessed with it, which is what was acting as an obstacle in this whole process. So इसका solution बहुत simple ही है कि you need to detach yourself from the result sometimes. Right, you need to take a break sometimes and just take a step back and see what is it that is causing so much pain, so much anxiety, right? So and I eventually reached at 1700, then I went into FUBAR. The third time was when I joined my first full-time job. This was in Zomato, and the reason why it happened was I had this whole imposter syndrome thing where I had joined a company which was kind of like a startup. They didn't really care about competitive programming. All they cared about is you developing, software, you developing proper apps. I wouldn't put it as apps, or I would put it as features, for example, on an existing app, right? So all they wanted was you to move really fast, right? Without requiring a lot of help. So me being a competitive programmer, I had very little development experience. Right, so I mean that time was really bad. I would say the first 1 month was really bad because I used to call my parents and tell them that it's really not working out. I am just feeling really lost. So and it is even higher. Like this feeling is even higher when somebody is paying you for something. When you're getting paid to do something and you're not able to do it right away, it somehow feels really bad. Even though I recovered from it within a month, but that initial phase was really bad. What helps in these scenarios is to just go back and visualize all the achievements that you've had in the past, right? So if you go back and tell yourself that what, I used to do competitive programming, I was able to come out of it, I was able to grind really hard and I was able to make it, and I'm going to be able to do it right now as well. That is what would help you. So yeah, these were the 3 times, and I felt really bad in all of these 3 times, but eventually it ended. यार ये बहुत अच्छी चीज़ है, मैं भी ऐसा करता हूँ. पुरानी चीज़ें देखो, जहाँ पे तुमने अच्छा किया हो, चाहे वो रिलेटेड हो चाहे ना हो, अगर तुम उधर से निकले हो तो जो तुम्हारा माइंडसेट था वो तुम वापस इधर लेके आओ कि नहीं तुमसे चीज़ें हो जाएगी. तुम्हें टाइम देना पड़ेगा, तुम्हें फोकस करना पड़ेगा. और यहाँ पे आई थिंक जब तुम बोल रहे हो कि इनिशियली कोई प्रॉब्लम आती है, नॉलेज बेस बढ़ाना होता है, तो आई थिंक वो एक सेट ऑफ प्रॉब्लम है जहाँ पे तुम एनालाइज करते हो कि अच्छा मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो मुझे अभी और पढ़ने की ज़रूरत है, अभी पढ़ाई करने की ज़रूरत है. दूसरा आई थिंक ये जो लास्ट वाला था ट्रांजिशन वाला था, तो आई थिंक बहुत ज़रूरी था बिकॉज तुम डोमेन तुम्हारा डिफरेंट था, तुम नए डोमेन में आ रहे हो. करेक्ट. बट जो वो लॉस्ट कॉन्फिडेंस वाली स्टेट थी उसकी वजह से शायद तुमने 1 महीने में ट्रांजिशन कर लिया, अदरवाइज पीपल टेक 6 months फॉर दिस. तो अच्छा है, अच्छा. The other thing is you should always find a mentor if you can. मतलब don't be that person who is just struggling in silence. मतलब अगेन मैंने अभी सिर्फ 25 साल अपनी ज़िंदगी के जिए हैं. आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, बट वेन एवर आई हैव फेल्ट रियली लॉस्ट, रियली वेरी लो इन माई लाइफ, what has helped me is talking to people, right? And especially talking to those people who have gone through that same thing themselves. Like अगर तुम किसी senior engineer से अभी like let's suppose you're a software developer, and अगर तुम किसी senior engineer के पास जाके उनको बताओगे कि मैं ये problems face कर रहा हूँ, मुझे बहुत low feel हो रहा है, they would have gone through the same thing.
themselves, right? So they would be able to guide you. So all I would say is don't struggle in like silence, be vocal about it, talk to people. It helps. Yes. How was your first coding contest? टॉकिंग अबाउट माई फर्स्ट ऑनलाइन कॉन्टेस्ट, मैं फर्स्ट ऑफलाइन कॉन्टेस्ट के बारे में बात कर लेता हूँ. बिकॉज ऑनलाइन में तो इट वॉज वेरी ऑब्वियस. आई जस्ट सैट इन फ्रंट ऑफ कोड फोर्सेज एंड मुझसे चीज़ें नहीं हो रही थी एंड आई जस्ट गिव अप विद इन एन आवर. ऑफलाइन कॉन्टेस्ट में ये हुआ था. तो ऑफलाइन कॉन्टेस्ट ऑनलाइन कॉन्टेस्ट सेम टाइम पे थे ना अराउंड? ऐसा तो नहीं है बहुत प्रिपेयर कर लिया था ऑफलाइन से पहले? ओ नहीं. सो मेरा फर्स्ट ऑफलाइन कॉन्टेस्ट आई थिंक वुड हैव हैपेंड रफली इन लाइक 1.5 to 2 months from the time that I had my first online contest. Okay. So offline contest में what is very interesting is that you get to feel that competitiveness. Online में क्या होता है, you're just sitting in front of code forces and ठीक है तुम्हें code forces का लीडर बोर्ड दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है लोग तुमसे ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, but that's like looking at virtual people, right? But when you look at offline contests, what happens is that you are sitting in a room where there are so many people and how you feel that competitiveness is when you hear the sound of the keyboard. That's the first signal where you start panicking a little. First offline contest में तो होता है, उसके बाद थोड़ा सा normal हो जाता है ये. So I was in a big room and everyone was typing. So this was not like an individual contest, it was a team contest where there were two people. Both of us were really new. I had some experience, the other person had no experience. So it was mostly on me to drive it. I was sitting there, I could see people who were just typing really fast, solving problems. मैं leaderboard भी देख रहा था तो people were just constantly solving problems. वो rank उनकी change हो रही है, वो ऊपर आ रहे हैं. And we were just sitting there. So it was a 3 hour long contest. And मुझे याद है हम पहली प्रॉब्लम पे ही बस अटके हुए हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा. इट्स लाइक 2 घंटे खत्म हो चुके हैं कॉन्टेस्ट के. बट वॉट वी डिड इज दैट वी डिड नॉट मूव आउट ऑफ द रूम. मतलब दिस इज़ वेरी कॉमन, लाइक अगर तुम 2 घंटे बाद तुमसे कुछ नहीं हो रहा तो तुम चले जाओगे ऑफलाइन कॉन्टेस्ट में. बट वी डिडंट डू दैट. वी जस्ट सैट देयर एंड वी वर लाइक कि चलो ठीक है 3 घंटे खत्म होने दो, लेट्स सिट हियर एंड ट्राई टू फिगर इट आउट. सो अब हुआ ये कि हमने थोड़ा बहुत पेन एंड पेपर पे लिखा, चीज़ें समझी. So eventually what happened is that we could understand a pattern. So जो ये problem थी वो बहुत simple थी. In the input we were given an integer n and we just had to print square root of n. ठीक है, that was the only problem, that was the whole problem. Okay. अब ये problem इतनी simple कहने के लिए है, but right. उस time पर पूरी एक story given थी and हमें पूरा derive करना था. That was very difficult. So we started writing down a lot of stuff. हमने आधे घंटे लिखा, एक दूसरे से डिस्कस करा एंड जस्ट कुछ ऐसे 15-20 मिनट कॉन्टेस्ट के बचे थे एंड इट स्ट्रक टू अस दैट ये एन से बस हमें स्क्वायर रूट ऑफ एन ही प्रिंट करना है. सो आई वॉज सो हैप्पी, आई जस्ट शाउटेड इट, लाइक मतलब नॉट रियली शाउटेड इट बट लाइक मुझे अपने टीममेट को बताना था. तो हमारे साइड में भी एक टीम बैठी हुई थी, उन्होंने भी वो प्रॉब्लम नहीं करी थी. सो आई वॉज सो लाउड, आई वॉज लाइक भाई एन है, बस एन को स्क्वायर रूट ऑफ एन प्रिंट करना है हमें. सो हमने तो वो प्रॉब्लम कर दी, बट जो हमारी साइड में जो टीम बैठी थी उन्होंने भी सुन लिया और उन्होंने भी फाइनली वो सबमिट कर दी. सो इवेंचुअली वी वर ओनली एबल टू सॉल्व वन प्रॉब्लम, बट आई वॉज रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट डे बिकॉज वी केप्ट स्ट्रगलिंग बट वी वर एबल टू सॉल्व वन प्रॉब्लम. दैट इज जस्ट समथिंग दैट इज मतलब आई वुड से हेल्प्ड मी बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस फॉर माई जर्नी लेटर ऑन एज वेल कि ठीक है मैंने यहाँ पर कर दिया था, आई सैट थ्रू इट, आई विल बी एबल टू डू इट लेटर ऑन एज वेल. राइट. देखो हो ना हो वो हमारे हाथ में है नहीं, बट अगर वहाँ से उठ के चले जाते तो आई थिंक वो बैड होता. करेक्ट. फिर मे बी तुम्हारे अंदर डर आ जाता कि मुझे कॉम्पिटेटिव प्रोग्राम फिर से नहीं करनी है. राइट. वो प्रॉब्लम हो जाती. इसीलिए मैं एक चीज़ और बोलता हूँ कि लाइक जो भी कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग कर रहा है ना, बी इट ऑफलाइन बी इट ऑनलाइन कॉन्टेस्ट, तुम पूरा कॉन्टेस्ट दो. ठीक है, तुमसे भले ही कुछ नहीं हो रहा, तुम बस पूरा कॉन्टेस्ट दो. इवन इफ यू डोंट सॉल्व एनी प्रॉब्लम, आफ्टर द कॉन्टेस्ट यू विल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि मैं पूरे टाइम बैठा, मैंने ट्राई करा, मैंने एक ऑनेस्ट ट्राई दिया. राइट. और ये इनफ टाइम्स दोगे तो चीज़ें होने लगेगी. बट अगर नहीं भी हो तो इट्स ओके. राइट. तुमने ट्राई किया ना, बुरा नहीं लगेगा किसी चीज़ का. और जो ऑफलाइन कॉन्टेस्ट की तुम बात कर रहे हो कि लोग टाइप करते रहते हैं, मैंने ये तो नहीं फेस किया है, लेकिन मुझे हंसी आ रही थी क्योंकि मुझे एक इंसिडेंट याद आ गया. TCS NQT का एग्ज़ाम था ऑफलाइन सेंटर्स पर, वहाँ पर भी ऐसा ही चलता रहता है ना, सब लोग कोड कर रहे हैं. एंड इसमें एक और चीज़ इंटरेस्टिंग मतलब मेरे साथ ये हुई है कि स्टार्टिंग में आई वॉज द पर्सन हु यूज्ड टू फील रियली डीमोटिवेटेड अबाउट अदर पीपल टाइपिंग. एंड एक टाइम पर मेरी टाइपिंग स्पीड बहुत तेज हो गई थी. सो वेन एवर वी यूज टू गो फॉर लाइक ICPC के ऑफलाइन कॉन्टेस्ट हो गए या फिर कोई और ऑफलाइन कॉन्टेस्ट हो गए, आई यूज टू बी दैट पर्सन कि भाई मुझे अगर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ गया तो मैं बहुत ही तेज टाइप करूंगा. बहुत तेज इन द सेंस मतलब आई एम गोइंग टू बैंग द कीबोर्ड, आई एम गोइंग टू टेल एवरीवन कि मुझे ये प्रॉब्लम आती है.
So मतलब हाँ, that's what happens मतलब as you go for more offline contests. डेली लाइफ में भी जो है ऑफिस में मुझे तुम्हारे की स्ट्रोक सुनाई देते हैं और मुझे पता है कि तुम काम कर रहे हो मतलब वहाँ मैं अटेम्प्ट नहीं कर रहा कि मैं दिखाऊं लोगों को बट हाँ. ठीक है. अच्छा, रिसोर्सेज अगर किसी को सीपी स्टार्ट करनी है तो वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं आज? ओके सो एक चीज़ तो तुम यही कर सकते हो, गो ऑन यूट्यूब, जस्ट सर्च फॉर कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग रोड मैप. मोस्ट लाइकली तुम्हें मेरी वीडियो दिख जाएगी, विच इज़ वाई आई एम ऑल्सो सेइंग दिस. So I would say just go on go to any video that you see on YouTube which is giving you a competitive programming roadmap. उससे तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा कि भाई क्या क्या चीज़ें इसमें रिक्वायर्ड हैं, क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, किस स्टेज पे हमें टॉपिक सीखने चाहिए, किस स्टेज पे प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए, कैसे कॉन्टेस्ट अटेम्प्ट करने चाहिए. वंस यू सीन दैट वन वीडियो, दैट इज़ द पॉइंट वेर यू शुड स्टॉप वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज़. मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक रोड मैप देखा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, वो नहीं करना. नेवर एंडिंग. हाँ, एक देख लो, भले ही मैं ये नहीं कह रहा तुम मेरा देखो, तुम किसी का भी एक रोड मैप देख लो, बट स्टिक टू इट. मतलब 3-4 महीने बस सिर्फ वो करो जो बताया गया है, राइट. एक बार तुम्हें पता लग जाए कि ये करना है तो फिर मैं बोलूंगा कि सारा फिगर आउट करने की बजाय जितना तुम्हें पता लग गया कि ये तो करना ही है, हाँ वो कर लो, करके आओ, फिर बढ़ते रहना. मे बी तुम्हें रियलाइज होगा करते करते कि ये नहीं करना है, कुछ और करना है. स्टार्ट तो करो. करेक्ट. So again, you can go for a roadmap video, then you can start looking for resources to learn the things that are told to you in that roadmap video. The other thing that you can do, of course, is to just buy a course, right, which is what I did at my time. So at this point, I myself run a competitive programming course, and Anshul was also a part of it long ago. So in case you're interested in that, you can check it out. It's called TLE Eliminators. It's been a very long time since we've been running this course, almost like 4.5 years, and we've taught almost 13,000 students so far. So you can, yes, including Anshul. So you can check that out. I think it should help you. But in any case, you can also learn on your own if you feel that you can spend that much time and you can find resources on your own. Well and good. Learn on your own. Okay. Similar question. बेस्ट रिसोर्सेज फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. और ये पूछने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि तुम्हारी डीपी की जो प्लेलिस्ट है इटरेटिव वाली, गूगल के इंटरव्यू से पहले मैंने उसी से पढ़ा था. Okay. और रिजल्ट तो पता ही है तुम्हें. मतलब अच्छी थी, बहुत अच्छी थी. मेरे को रिकर्सिव आती थी, मतलब रिकर्जन बहुत स्ट्रांग था, तो रिकर्सिव तो इजीली हो ही जाता है. बट इटरेटिव में वो जो इंट्यूशन बिल्ड करते हैं ना कि नहीं क्या करना है, कैसे करना है, हर एक क्वेश्चन में डिफरेंट, तो आई थिंक वो बहुत सही था. प्रॉब्लम सेट भी जो तुमने चूज़ की थी वो भी सही थी. बट हाँ, तुम बता दो एक बार बेस्ट रिसोर्सेज. हाँ ठीक है, मतलब मेरा यूट्यूब चैनल है एक, TLE Eliminators का यूट्यूब चैनल है. दीज आर 2 really good resources. मैं अपने चैनल पे अब उतना कंटेंट नहीं डालता हूँ, TLE के चैनल पे काफ़ी कंटेंट आता है, सो यू कैन चेक दैट आउट. अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर लाइक channels which are old now but are really gold, like old as gold. So there is this channel by Karthik Arora. You can learn DP from either him or from me. Both of us teach in the same manner because I learned DP from him. There's another channel called William Feset. You can check it out. It has a really good playlist on graphs. Apart from that, you can check out CP algorithms. अगर तुम्हें कुछ भी algorithm, कुछ भी data structure सीखना है, तुम CP algorithms check out कर सकते हो. You can also check out this edu section on Codeforces. There is a section called edu on Codeforces, and वहाँ पर like they've created really amazing video lectures on topics like 2-pointers, segment trees, binary search, union find, and all of these things. So you can check that out. Other than that, what else is there? I think that's pretty much it. Like YouTube channels is one thing, CP algorithms, Codeforces edu section. That's pretty much it if you want to go for free resources. You also have a video for this resources on YouTube? Yes. So I have this video called how do you get to expert on Codeforces, and उसमें मैंने सारे topics बता रखे हैं और मैंने ये भी बताया कि कहाँ से सीखना है. So you can check that out as well. Okay. And that's like covering all free resources. Perfect. Otherwise तुम्हारा कोर्स है Right. और सही में अच्छा है, मैंने खुद ने भी किया था, तो अब तो आई थिंक बहुत इम्प्रूव भी हो गया है. हाँ. फीडबैक से. ठीक है. तो AI हम सबकी जॉब खाने वाला है, तो एक बार AI पे भी डिस्कशन कर लेते हैं. अच्छा, AI का इतना अभी कुछ चल रहा है, तो CP क्या स्टिल रेलेवेंट है, क्या करनी चाहिए कंसिडर? Okay, that's a very good question right now because अभी हो ये रहा है कि if you go on to platforms like ChatGPT, Gemini, they can also solve these same Codeforces, LeetCode, problems. So
अब हो ये रहा है कि जो competitive aspect है ना पूरा प्रॉब्लम सॉल्विंग का और एल्गोरिथमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग का, ये कम होता जा रहा है. बिकॉज if you look at people, especially from India, like I'll be very frank here. Most of the cheating that is happening in competitive programming contest is happening from people who are from India, right? So अब हो ये रहा है कि जो कॉन्टेस्ट हैं उनका जो चार्म था, राइट, देयर ऑथेंटिसिटी दैट्स लाइक रिड्यूसिंग विद टाइम बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर जस्ट रिजॉर्टिंग टू चीटिंग. एंड अब ये हो क्यों रहा है? बिकॉज देर इज अ पर्टिकुलर रेटिंग दैट यू गेट ऑन एवरी प्लेटफॉर्म, कोड फोर्सेस, लीड कोड, सब पे. एंड ये जो रेटिंग होती है ना, दिस इज समथिंग दैट पीपल ब्रैग अबाउट. मतलब अभी मैंने भी तुम्हें स्टार्टिंग में बोला कि मैं मास्टर हूँ कोड फोर्सेस पे, दैट इज लाइक ब्रैगिंग अबाउट माई रेटिंग ऑन कोड फोर्सेस. सो लोग एक तो ब्रैग करते हैं उसके बारे में, देन दे ऑल्सो पुट इट इन देयर रेज्यूमे, देन रिक्रूटर्स ऑल्सो नो अबाउट इट कि ये रेटिंग से they can judge people. Then interviewers also know that they can judge people on the basis of these ratings. So people have just somehow started relating this whole concept of getting a really good rating to getting a good placement, which is why they started cheating a lot, right? So अब इससे हो ये रहा है कि जो competitive aspect है ये थोड़ा कम होता जा रहा है, right? Because अब बहुत सारे लोग जिनकी वो actual skill नहीं है वो उस rating तक पहुंच पा रहे हैं, and जो actually लोग cheating नहीं कर रहे हैं वो उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पा रहे, बिकॉज ये पूरा स्पोर्ट ही competitive है. जो ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा ऊपर जाएगा, जो कम प्रॉब्लम सॉल्व करेगा वो नीचे जाएगा. तो दैट इज़ वन थिंग. बट द अदर थिंग हियर इज़ कि दो जो ये कंपेटिटिव एस्पेक्ट है इस एल्गोरिथमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग का, ये कम हो रहा है. बट द रेलेवेंस ऑफ सॉल्विंग रियली हार्ड प्रॉब्लम्स, द एबिलिटी टू सॉल्व रियली हार्ड प्रॉब्लम्स, दैट इज स्टिल वेरी वेरी वैल्यूएबल. ठीक है. एंड दैट कैन बी ईजिली डिटरमाइंड इन एन इंटरव्यू एज वेल. जब तुम इंटरव्यू में बैठते हो तो कोई तुमसे ये नहीं बोलेगा कि अच्छा ठीक है तुम कैंडिडेट मास्टर हो तो हम तुम्हें हायर कर लेंगे. दे आर ऑलवेज गोइंग टू से ओके तुम कैंडिडेट मास्टर हो, इसका मतलब है तुम इतनी हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, लेट मी गिव यू एन इवन हार्डर प्रॉब्लम एंड ट्राई टू सी कि तुम इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म करोगे, राइट. सो if you talk about the ability to solve very hard problems, that is still very relevant. So if you are doing competitive programming from that mindset, you should still do it. But if you are doing competitive programming from a mindset कि मुझे बस एक रेटिंग तक पहुंचना है, वो उतना यूजफुल नहीं है. And especially if you have a rating up to expert on code forces, let's say. If you're a candidate master, if you're a master, or if you are a grandmaster on code forces, वहाँ पर AI can't even match you. So that is still very very valuable. But from what I see in a couple of years, this whole concept of rating would not be that useful. Like if you mention that I am a candidate master on your resume, maybe it might not be that relevant, right? So I don't know how people are going to judge competitive programmers then, but yeah, I mean you will still have to perform really well in an interview. So even if you're not competing as such, an interviewer can give you a really hard problem to solve, and for that, if you haven't done hard problems in the past, you will not be able to do it in the interview. करेक्ट. तो देखो अगर तुम एक्चुअली में उस रेटिंग तक नहीं हो तो तुम खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्योंकि आई थिंक ये होता है कि अगर कोई देखेगा कि कैंडिडेट मास्टर है तो उससे इजी क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे, मीडियम क्वेश्चन भी नहीं पूछेंगे, हार्डी क्वेश्चन पूछेंगे, और फिर तुम नहीं बता पाओगे क्योंकि तुम्हारी वो एक्चुअल रेटिंग नहीं है. तो रेटिंग को तो चेज नहीं करना चाहिए. आई थिंक रेटिंग शुड बी अ रिजल्ट ऑफ योर परफॉर्मेंस. बट तुमने स्टार्ट क्यों किया था? एक बार वापस सोचो कि वाई डिड यू स्टार्ट CP. इज इट जस्ट बिकॉज ऑफ रेटिंग्स? नहीं. और इसको आई थिंक तुम कह रहे थे जज कैसे करेंगे, ऑफलाइन इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, एंड देन गूगल जैसी कंपनी में तो लॉट ऑफ प्रोग्रामर्स आर देयर जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं, दे कैन असेस. ऑफलाइन तो असेस कर ही सकते हैं. तो आई थिंक नहीं करना ही बेटर रहता है. वी आर जस्ट एट द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट, और बस लास्ट में कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन है. तो पहला क्वेश्चन, इफ़ नॉट कोडिंग, व्हाट करियर डू यू थिंक यू वुड बी परसुइंग? Interesting. I think I'll go for marketing because having run TLE eliminators for so long, this is what I've been doing. So TLE primarily runs on founder marketing, which means that whatever I put out on social media, that's how TLE gets known. So I think I do really well at this particular thing. So I would go for marketing if not coding. Okay. अच्छा, why did you stop CP? I think तुम अभी नहीं कर रहे हो ना? हाँ. सो वैसे ये बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है बिकॉज पीपल कीप आस्किंग मी दिस ऑनलाइन एंड इट्स वेरी हार्ड टू से इट, बट इट इज़ जस्ट दैट आई फेल्ट लाइक कि जो मेरा टाइम है वो लिमिटेड है. अब मैं उतना टाइम, इफ़ आई कंटिन्यू डूइंग competitive programming, I would not get as much return on the time that I'm investing, be it in terms of how much money I'm making, how much knowledge that I'm gathering.
आई फेल्ट लाइक कि यहाँ पर एक बहुत डिमिनिशिंग रिटर्न टाइप ऑफ ग्राफ है, वेयर इफ आई कीप पुटिंग इन अ लॉट ऑफ एफर्ट इन टू कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एट दिस पॉइंट एज वेल, जो मुझे रिटर्न मिलेंगे वो बहुत कम होंगे, विच इज़ वाई आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन माई जॉब मोर एंड ऑल्सो ऑन TLE एलिमिनेटर्स. मेक सेंस. वही आई थिंक ग्राफ ऐसा वाला, और आई थिंक तुम बीच में अगर पहुंच गए हो, तुम्हें रिजल्ट मिल चुका, तो आई थिंक Correct. तुम छोड़ सकते हो डिपेंडिंग ऑन तुम्हारा इंटरेस्ट और कितना बचा हो. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, टैब्स और स्पेसेस. आई वुड गो फॉर टैब्स यार, मुझे 4 बार स्पेस मतलब टैप करना पसंद नहीं है. नहीं तो मैं वो जल्दी भी टाइप करना है ना. ठीक है. ओके, नीड टू बी गुड एट मैथ फॉर कोडिंग. नॉट रियली, मतलब यू नीड टू बी डिसेंट इन द सेंस दैट तुम्हें अगर हाई स्कूल लेवल मैथ्स आती है, तुम्हें GCD, LCM, प्राइम नंबर्स, ये सब बेसिक चीज़ें पता है, यू आर गुड टू गो. तुम्हें कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सब सीखने की ज़रूरत नहीं है. ओके. और अगर ये सब नहीं भी आता है, GCD, LCM ये सब भी नहीं आता है, तो आई थिंक 5-7 दिन बैठो, इतना हार्ड नहीं होता है, तो हो जाता है. तो मतलब अगेन इसमें भी एक कैवियट है, अगर तुमने बचपन से कुछ ही नहीं करा, तुमने भाई जब तुम्हें डिवीजन पढ़ा रहे थे तब तुम कुछ मस्ती कर रहे थे, तुमने कुछ भी नहीं करा तब तो बहुत डिफिकल्ट है, तब कुछ नहीं हो सकता. एग्जैक्टली. बट अगर तुम्हारे बेसिक्स क्लियर है, तो आई थिंक तुम्हें इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. बहुत लोग बोलते हैं कि मैथ्स अच्छी होती है तो ही कोडिंग में आप अच्छे हो सकते हो. इट्स नॉट ट्रू. इट्स नॉट ट्रू. यस. रेट लीड कोड आउट ऑफ 10. I would rate it as like 6 because मतलब again this is very biased because I am a competitive programmer. I know. That's why I asked. So if you look at it as an interview preparation platform, right, it's really good because उसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में. The interviewers are also going to lead code to prepare for questions. The interviewees are also going to lead code to prepare for interviews. Yeah. So that way it's really good. But lead code के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि you know there's a ceiling to how much you can grow, right? और ये ceiling नहीं है on platforms like Codeforces or AdCoder. So even if you are among the top 1% competitive programmers in the world, for example, if you go on Codeforces, there are going to be so many people who are going to be better than you. And जब तुम एक कॉन्टेस्ट भी अटेम्प्ट करोगे ना, तो तुम्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी मिल जाएंगी जो तुम नहीं सॉल्व कर पाओगे. लीड कोड कॉन्टेस्ट में क्या होता है कि तुम्हें 4 प्रॉब्लम्स मिलती हैं, राइट? एंड वो चौथी प्रॉब्लम भी उतनी डिफिकल्ट नहीं होती है कि तुम उसको सॉल्व नहीं कर पाओ, राइट? सो इन मोस्ट केसेस क्या होता है कि लोग एक मतलब 4 प्रॉब्लम्स करने वाली कैटेगरी में आ जाते हैं. वो हर बार हर एक कॉन्टेस्ट में 4 प्रॉब्लम्स कर रहे हैं और बस वो अपनी स्पीड बढ़ा रहे हैं. बट व्हेन यू गो ऑन टू प्लेटफॉर्म्स लाइक Codeforces, वहाँ देयर इज ऑलवेज अ स्कोप टू ग्रो फर्दर, विच इज़ वाई आई रेट इट एज 6. एंड also because of lead code, people have started memorizing problems, which is what I don't like. So again, not like कि ये lead code की खुद की गलती है, it's just that it's become that way. बन गया है. ठीक है. अच्छा, which hurts more, TLE, wrong answer, segmentation fault, or merge conflicts, now that you are into development as well? Okay. I would say अभी भी still wrong answer. The reason why I'm not saying merge conflicts is because again मैंने अभी उतनी कोडिंग नहीं करी है, कोडिंग इन द सेंस उतनी डेवलपमेंट नहीं करी है कि आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट वेयर 100 अदर पीपल आर वर्किंग ऑन इट एट द सेम टाइम, कि मैं भी कुछ कमिट मार रहा हूँ, वो भी कुछ कमिट मार रहे हैं और मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स आ जा रहे हैं. दैट हैज हैपेंड वेरी रेयरली विद मी सो फार, सो आई एम नॉट वेरी फ्रस्ट्रेटेड अबाउट इट. बट yet but wrong answer is something that I'm like really frustrated with whenever it comes, because again if you look at the other two options, right, TLE and segmentation fault, TLE में आपको कहीं ना कहीं पता होता है कि आपका कोड उतना ऑप्टिमल तो नहीं है, तभी TLE आया है, राइट? एंड सेगमेंटेशन फॉल्ट में भी यू डोंट ब्लेम योर सेल्फ. यू लाइक कि चलो ठीक है, कहीं एरे आउट ऑफ बाउंड्स चला गया होगा, कहीं मैंने कुछ नेगेटिव इंडेक्स एक्सेस कर लिया होगा, कुछ हो गया होगा, राइट? सो यू डोंट ब्लेम योर सेल्फ. रॉन्ग आंसर में होता है कि यू हैव थॉट अबाउट समथिंग, यू आर रियली श्योर अबाउट इट, एंड देन यू सबमिट, एंड तब वो रॉन्ग आंसर आ जाता है, तब बहुत खराब लगता है. And you don't even have steps to like fix it. Like you don't have obvious steps to fix it. दोबारा from scratch सोचना पड़ेगा एंड कोड. हाँ, दुख आई थिंक वही है. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन और फिर रैप अप करते हैं. मोस्ट यूजलेस कोडिंग एडवाइस यू हैव हर्ड. ओके, आई वुड से मतलब जब मैं लोगों को देखता हूँ ना और वो बोलते हैं कि मुझे 15 पैटर्न्स करने हैं टू लर्न डायनेमिक प्रोग्रामिंग, या फिर आई नीड टू नो ऑल ऑफ दीज 100 पैटर्न्स टू क्रैक एन इंटरव्यू, ये मुझे लगता है बहुत ही ख़राब एडवाइस है, विच लाइक अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स ऑन द इंटरनेट कीप गिविंग कि भाई तुम ये 50 पैटर्न लर्न कर लो एंड फिर तो तुम्हारी लाइफ सेट है, राइट? वॉट दे आर टेक्निकली डूइंग इज मेकिंग यू मेमोराइज थिंग्स. बिकॉज अब तुम क्या कर रहे हो, तुम बोल रहे हो कि भाई ये 50 के अलावा तो और कोई दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती है, मैं बस ये 50 कॉन्सेप्ट सीख लेता हूँ और मैं सब कुछ अब कर पाऊंगा.
होता ये कि तुम उन 50 पे फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे, बट वेन एवर देर इज अ न्यू प्रॉब्लम दैट कम्स अप, इट्स रियली हार्ड, राइट? इट्स वेरी वेरी हार्ड टू बी इन अ स्टेट जहाँ तुम्हें बस वो 50 चीज़ें आती हैं, तुमने उनको उनका रट्टा मार लिया है, एंड बस अब तुम्हें एक नई प्रॉब्लम में डिसाइड करना है कि ये 50 कैसे फिट इन होंगे. ये बहुत डिफिकल्ट है. बट इफ़ यू नो डू प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स, और तुम अपनी प्रैक्टिस में ले आते हो फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करना, तो होता ये कि जब भी तुम एक नई प्रॉब्लम उठाते हो, तुम उसको फर्स्ट प्रिंसिपल से अप्रोच करते हो, एंड दैट्स नॉट वेरी एम्बिगुअस. मतलब अभी सुनने में ऐसा लगता है कि बहुत एम्बिगुअस है कि मैं एक प्रॉब्लम को छोटे पार्ट्स में कैसे तोड़ूं. वंस यू स्टार्ट डूइंग इट अ लॉट, यू गेट इनटू द हैबिट ऑफ डूइंग इट, एंड देन लेट्स सपोज यू स्टार्ट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम विद फर्स्ट प्रिंसिपल्स, you will be able to apply all the concepts that you know very easily. तुम्हें कुछ मतलब लर्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी वहाँ पर. So don't go with this advice of just trying to do some important questions or do some patterns. That will not help you in the long run. It might help you in the short run. आप अगर स्टार्टिंग से आई थिंक फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करोगे चीज़ें, तो आप उस जगह पहुंच जाओगे जहाँ पे आप पैटर्न आइडेंटिफाई कर पा रहे हो. लेकिन आप पैटर्न आइडेंटिफिकेशन से स्टार्ट करोगे तो आई थिंक वो प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं हो पाएगी. Correct. That is so true. Thanks, Priyansh. It was a great podcast. We got a lot of value out of it. Let's do this again sometime. Thanks.